डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद वाली एमआरआई बिल्कुल क्लियर थी। फिर ट्यूमर वापस कैसे आ गया? ये सवाल मुझे एक पेशेंट ने आंखों में यकीन के साथ पूछा था। सर्जरी सक्सेसफुल थी, रिपोर्ट परफेक्ट थी, घर वालों ने कहा अब सब ठीक है। लेकिन फिर 1 साल बाद वही अलामात, वही डर और एमआरआई पर ट्यूमर वापस। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये केस रेयर नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक पेशेंट की नहीं है। ये कहानी उन हज़ारों फैमिलीज़ की है जो समझती हैं कि एमआरआई क्लियर है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आप या आपके किसी अपने को कभी ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज़ हुआ है या आपके किसी पेशेंट के साथ डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं, तो अगले कुछ मिनट्स आपके लिए बहुत कीमती हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि सर्जरी के बाद सब ठीक लगना और वाक़ई में सब ठीक होना, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और वो कौन-सी एक गलती है जो मरीज़ को दूसरी सर्जरी तक ले जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इस कहानी को सिर्फ़ सुनना नहीं, समझना भी है, क्योंकि यहाँ से जो बात शुरू होती है, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजन बन सकती है। इब्तिदाई स्टेज में जब अलामात इग्नोर होते हैं। ये पेशेंट मेरे पास आई एक बिल्कुल आम सी कंप्लेंट के साथ कि सिर दर्द था और कभी-कभी चक्कर। अब यहाँ पर थोड़ा-सा रुक कर सोचिए, आजकल किसी को हेडेक नहीं होता? स्ट्रेस, नींद की कमी, ब्लड प्रेशर, मोबाइल, काम का प्रेशर। अक्सर हम खुद भी और डॉक्टर्स भी पहले इन चीज़ों को ब्लेम कर देते हैं। इस पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिर्फ सर दर्द था जो धीरे-धीरे रेगुलर होता गया। वर्टाइगो था, कभी खड़े होते वक़्त, कभी बैठते वक़्त बैलेंस बिगड़ रहा था। लेकिन क्योंकि सिम्पटम्स ड्रामेटिक नहीं थे, तो अलार्म किसी के दिमाग में नहीं बजा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हेडेक नया हो, जब वो रोज़ होने लगे या जब उसके साथ चक्कर, उल्टी या बैलेंस का इश्यू आ जाए, तो ये सिर्फ रूटीन हेडेक नहीं रहता। इसी वजह से जब अलामात सेटल ना हुए और चीज़ें वर्स होने लगीं, तो मरीज़ को फाइनली एमआरआई एडवाइस की गई और यहाँ से कहानी ने एक सीरियस टर्न लिया। इस पॉइंट पर मैं व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर अक्सर शोर नहीं करके आता। वो धीरे-धीरे, खामोशी से और बिल्कुल नॉर्मल कंप्लेंट्स के साथ प्रेज़ेंट करता है और इसलिए जो चीज़ मरीज़ को सर्जरी तक लेकर गई, वो कोई ड्रामेटिक सिम्पटम नहीं था, बल्कि सिम्पटम्स का इग्नोर होना था। अगला स्टेप क्या था? एमआरआई ने क्या रिवील किया और कैसे एक सिंपल स्कैन ने पूरी सिचुएशन को सामने रख दिया? ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जब मरीज़ की एमआरआई हुई और जो चीज़ स्क्रीन पर नज़र आई, तो उसने सारी असम्पशन्स खत्म कर दी। ये हेडेक स्ट्रेस का नहीं था, ये चक्कर बीपी के नहीं थे। एमआरआई ने क्लियरली दिखाया कि ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर मौजूद है। और यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एमआरआई कोई फैसला सुनाने वाली मशीन नहीं होती। एमआरआई सिर्फ ये बताती है कि अंदर क्या नज़र आ रहा है। एमआरआई ने हमें 3 चीज़ें बताई, ट्यूमर कहाँ पर है, ट्यूमर का साइज़ कितना बड़ा है और सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू के ऊपर ट्यूमर का क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एमआरआई ये नहीं बताती कि ये ट्यूमर स्लो है या अग्रेसिव है। क्या ये रसौली बेनाइन है या जड़ों वाली है? या ये कि ये रसौली फ्यूचर में क्या करेगी? यहीं पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वो एमआरआई देखकर या तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं या फिर बाद में ये समझ लेते हैं कि एमआरआई ठीक हो गई है, मतलब मसला खत्म। इस केस में एमआरआई ने एक क्लियर रेड फ्लैग रेज़ किया कि यहाँ सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। इसलिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था बायोप्सी और सर्जिकल प्लानिंग। एमआरआई ने सिर्फ दरवाज़ा खोला। अंदर क्या है, ये हमें अभी पता करना था और जो बायोप्सी ने बताया उसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया, जिसके बारे में हम आगे चल के तफसील से बात। एमआरआई के बाद अगला और सबसे डिसाइसिव स्टेप होता है बायोप्सी। और यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, एमआरआई कभी भी फाइनल डायग्नोसिस नहीं होती। फाइनल फैसला हमेशा बायोप्सी करती है। ट्यूमर का छोटा-सा हिस्सा लेबोरेटरी भेजा गया, जहाँ उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, सेल्स के बिहेवियर, उनकी ग्रोथ और उनकी एग्रेसिवनेस को चेक किया गया। जब रिपोर्ट वापस आई, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। ये कोई स्लो ग्रोइंग या हार्मलेस ट्यूमर नहीं था। ये था हाई ग्रेड ब्रेन ट्यूमर और डायग्नोसिस थी ग्लियोब्लास्टोमा। अब इस लफ्ज़ पर थोड़ा रुकना ज़रूरी है। ग्लियोब्लास्टोमा का मतलब होता है एक ऐसा ट्यूमर जो बहुत तेज़ ग्रो करता है, जो ब्रेन के हेल्दी हिस्सों में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फैल जाता है और जो सिर्फ़ दिखने वाली जगह तक लिमिटेड नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक बात है जो मरीजों और फैमिली को समझनी चाहिए। ग्लियोब्लास्टोमा के सेल्स अक्सर एमआरआई से बाहर वाली बाउंड्रीज में भी मौजूद होते हैं, यानी ये ब्रेन से बाहर फैल सकता है। इसलिए चाहे सर्जरी कितनी ही अच्छी क्यों ना की गई हो, सिर्फ ट्यूमर निकाल देना कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता ग्लियोब्लास्टोमा के केस में। इस बायोप्सी रिपोर्ट ने हमें यह भी बताया कि पेशेंट को सर्जरी के बाद ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना नॉन नेगोशिएबल होगा, यानी जाना बहुत ज़रूरी है। उसे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो जगह होती है जहाँ ट्रीटमेंट एक डॉक्टर से निकलकर दूसरे डॉक्टर की तरफ चली जाती है और इसमें पूरी मेडिकल टीम इन्वॉल्व होती है। और फिर हमने लिया नेक्स्ट स्टेप जो लाइफ सेविंग भी था और टेक्निकली चैलेंजिंग भी, यानी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करना। उस सर्जरी से हमने क्या अचीव किया और क्यों सब कुछ ठीक लगने के बावजूद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे और मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा कि मरीज़ से क्या गलती हुई। यहीं पर कहानी का सबसे सेंसिटिव और सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ आता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनें। सर्जरी के बाद मरीज़ बिल्कुल ठीक थी, सिम्पटम्स खत्म, एनर्जी वापस और फिर पोस्ट ऑपरेटिव एमआरआई हुई, एमआरआई पर कोई ट्यूमर नहीं था और यहीं से एक बहुत कॉमन गलतफ़हमी ने जन्म लिया। फैमिली ने कहा डॉक्टर साहब ने ट्यूमर निकाल दिया है, एमआरआई क्लियर है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है, कीमो रेडिएशन क्यों लगवानी है? ये बात बुरी नीयत से नहीं की गई थी, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कही गई थी। पाकिस्तान में अक्सर फैमिलीज़ एमआरआई को फाइनल स्टैंप ऑफ क्योर समझ लेती हैं और यहीं पर मरीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मरीज को ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया था, क्लियरली बताया गया था कि ग्लियोब्लास्टोमा में सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट नॉन नेगोशिएबल होता है। लेकिन फैमिली के प्रेशर अभी तो बिल्कुल ठीक रहोगी, रेडिएशन से कमज़ोरी हो जाती है और जब एमआरआई क्लियर है, तो क्यों दवा? इन सब बातों ने मरीज को फ़ॉलो-अप से दूर कर दिया। और मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये डिसीजन डॉक्टर ने नहीं लिया, ये डिसीजन ड्राइंग रूम ऑन्कोलॉजी इस पॉइंट पर पेशेंट को पेन था, ना डर था, ना अर्जेंसी का एहसास और इसीलिए ये डिसीजन आसानी से हो गया। लेकिन ब्रेन ट्यूमर, खासकर ग्लियोब्लास्टोमा, पेशेंट को ठीक लगने का इंतज़ार नहीं करता। ये वो गलती थी, जो उस वक़्त छोटी लग रही थी, लेकिन जिसके असरात 1 साल बाद आना शुरू हुए। और फिर धीरे-धीरे कहानी ने वो रुख इख्तियार किया, जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। ट्यूमर ने वापस आना शुरू कर दिया और इस दफ़ा बिना वार्निंग के उसकी रिकरेंस ने बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स के साथ वो वापस आया और मरीज़ मेरे पास दोबारा किस तरह आई, ये हम आगे चल के बात यहाँ पर मैं आपको इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल कांसेप्ट समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, बगैर हेवी मेडिकल टर्म्स के। जब हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करते हैं, तो हम वो ट्यूमर निकालते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है एमआरआई पर, माइक्रोस्कोप के नीचे और ऑपरेशन के दौरान। लेकिन ग्लियोब्लास्टोमा एक ऐसा ट्यूमर है जो सिर्फ एक गोले की तरह नहीं होता। ये ट्यूमर आसपास के ब्रेन टिश्यू में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फैला हुआ होता है। मैं अक्सर मरीजों को एक मिसाल देता हूँ ग्लियोब्लास्टोमा के बारे में। ये ट्यूमर घास की तरह होता है, ऊपर से घास काट दें, ज़मीन साफ लगती है, लेकिन जड़ें अंदर रह जाती हैं। एमआरआई उस घास को दिखाता है जो ज़मीन के ऊपर होती है, लेकिन जो जड़ें अंदर होती हैं, वो एमआरआई में नज़र नहीं आती। और यहीं पर ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट का रोल शुरू होता है। रेडियोथेरेपी का काम होता है उन माइक्रोस्कोपिक सेल्स को जलाना जो सर्जरी के बाद अंदर रह गए होते हैं। कीमोथेरेपी खासकर टेम्जोलामाइड रेडिएशन के असर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और ट्यूमर की वापस आने के चांसेस को कम करती है। ये कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं होती। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ग्लियोब्लास्टोमा के पेशेंट्स में। पूरी दुनिया में ग्लियोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट इसी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। मैक्सिमल सेफ सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी। जब इन स्टेप्स में से कोई एक स्टेप भी छूट जाए तो बीमारी को वापस आने का मौका मिल जाता है। इस पेशेंट के केस में भी यही हुआ। सर्जरी में जो दिख रहा था वो हटा दिया गया, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा था उसके लिए जो ट्रीटमेंट जरूरी थी वो मरीज ने नहीं करवाई और फिर वक्त के साथ वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स धीरे धीरे दोबारा एक नया ट्यूमर बनाने लगे और जब वो दोबारा नजर आया तो कहानी फिर से सर्जरी तक पहुंच चुकी थी। उस रिकरेंस ने मरीज को किस तरह दोबारा अलामात की तरफ धकेला और एमआरआई ने 1 साल के बाद क्या दिखाया, ये बात हम आगे चल के तफसील से समझते हैं। वक्त गुजरता गया, पेशेंट अपनी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। कोई दर्द नहीं था, कोई अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और यहीं पर ब्रेन ट्यूमर की सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। ग्लियोब्लास्टोमा शोर मचाकर वापस नहीं आता। वो धीरे-धीरे, खामोशी से अपनी जगह दोबारा बनाता है। तकरीबन 1 साल बाद मरीज़ को फिर से वही अलामात आनी शुरू हुईं और मरीज़ को तकरीबन वही सिम्पटम्स शुरू हुए। सर दर्द जो पहले से ज़्यादा इंटेंस था, चक्कर जो सिर्फ़ उठते वक़्त नहीं, हर वक़्त रहते थे, चलते-फिरते भी उसकी चक्कर आ रहे थे और साथ में उसकी नज़र भी कमज़ोर हो रही थी। इस दफ़ा सिम्पटम्स को इग्नोर करना मुश्किल था। एमआरआई दोबारा करवाई गई और जब स्कैन स्क्रीन पर आई, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। ट्यूमर वापस आ चुका था। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैं व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ। ये रिकरेंस अचानक नहीं होता। ये उस प्रोसेस का नतीजा होता है जो सर्जरी के बाद कंप्लीट नहीं हो पाता। ग्लियोब्लास्टोमा के सेल्स अक्सर औकात अगर वक्त पर कंट्रोल ना किए जाएं तो वो दोबारा ग्रो करते हैं, चाहे मरीज कितना ही ठीक क्यों ना नजर आ रहा हो। इस मोमेंट पर मरीज और फैमिली के लिए शॉक बहुत बड़ा था, क्योंकि उनके लिए तो कहानी 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और उनके लिए वो हैप्पी एंडिंग समझे बैठे थे। मेडिसिन में, खासकर ब्रेन ट्यूमर्स में, ठीक लगना हमेशा ठीक होने का प्रूफ नहीं होता और अब जो ऑप्शंस थे, वो पहले से ज़्यादा लिमिटेड थे। बीमारी वापस आ चुकी थी और डिसीजन लेने के लिए वक़्त बहुत कम था। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, दोबारा ऑपरेशन। वो सेकंड सर्जरी क्यों पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग होती है और मरीज़ को इस दफ़ा किन रियलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, ये बात हम आगे चलकर तफ़सील से डिस्कस करते हैं। जब रिकरेंस कन्फर्म हो जाती है, तो सबसे पहले और सबसे मुश्किल सवाल होता है,
अब क्या किया जाए? इस स्टेज पर चॉइसेस पहले जैसे सिंपल नहीं होती। ट्यूमर वापस आ चुका होता है, ब्रेन पहले ही एक बारी सर्जरी से गुजर चुका होता है और हर डिसीजन जरा सी गलती का ज्यादा नुकसान कर सकता है। इस मरीज के केस में भी डिजीज की नेचर और अलामात को देखते हुए सेकंड सर्जरी अनअवॉइडेबल थी। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। हर रिपीट सर्जरी पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रेन टिश्यू पहले ही मैनिपुलेट हो चुका होता है, वहां पर स्कार बना होता है। एनाटमी बिल्कुल वैसी नहीं रहती जैसे पहली दफा होती है। इसका मतलब है सर्जन के लिए प्रिसीजन का मार्जिन कम और पेशेंट के लिए रिकवरी का सफर ज्यादा टफ। सेकंड सर्जरी का मकसद भी क्लियर होता है, ट्यूमर बर्डन को कम करना, अलामात को रिलीफ देना और मरीज को फिर से ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए एक मौका देना। लेकिन जो चीज़ पहली सर्जरी के बाद आसानी से हो सकती थी, वो अब ज़िंदगी के ज़्यादा कीमती फ़ेज़ में जा चुकी थी। मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ ताकि लोगों को आगाही हो सके। ग्लियोब्लास्टोमा में हर रिपीट सर्जरी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं होती। ये एक रिमाइंडर होती है कि अगर पहला चांस पूरी तरह यूज़ हो जाए, तो आगे के रास्ते ज़्यादा बेहतर होते हैं। इस पेशेंट ने सेकंड सर्जरी अंडरगो की, लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। अब किसी भी स्टेप को स्किप करना ऑप्शन नहीं था और यहीं से कहानी हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन की तरफ ले जाती है। वो लेसन जो मैं चाहता हूँ हर पेशेंट और हर फैमिली अपने ज़हन में बिठा ले। वो फाइनल लेसन क्या है और आप इस कहानी से अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं, ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अब मैं इस पूरी कहानी को एक जुमले में समराइज़ करूँ, तो वो जुमला ये होगा, क्लियर एमआरआई का मतलब बीमारी का खात्मा नहीं होता। ये केस हमें ये सिखाता है कि ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक लिमिटेड नहीं होता। सर्जरी एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, लेकिन आखिरी स्टेप नहीं। खासकर जब बात ग्लोयोब्लास्टोमा जैसे हाई ग्रेड ट्यूमर की हो, तो ट्रीटमेंट हमेशा टीम वर्क होता है। न्यूरोसर्जन का काम होता है जो ट्यूमर नजर आ रहा है उसे सेफली निकालना। ऑन्कोलॉजिस्ट का काम होता है कि जो ट्यूमर नजर नहीं आ रहा या जो ट्यूमर पीछे बच गया है उसे कंट्रोल करना। अगर इन दोनों में से कोई एक लिंक टूट जाए तो बीमारी को वापस आने का मौका मिल जाता है। इस कहानी में सब कुछ ठीक लग रहा था, पेशेंट ठीक महसूस कर रही थी, एमआरआई क्लियर थी और फैमिली रिलैक्स थी। लेकिन जो चीज मिसिंग थी वो थी कंप्लीट ट्रीटमेंट का तसलसल। और यहीं पर मैं हर पेशेंट और हर फैमिली को एक सीधी-सी बात कहना चाहता हूँ। मेडिकल डिसीजंस ड्राइंग रूम में नहीं, क्लिनिक और हॉस्पिटल में लिए जाते हैं। आपके रिलेटिव्स आपसे सिंसियर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास डिजीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। ब्रेन ट्यूमर फीलिंग्स से नहीं, प्रोटोकॉल्स और एविडेंस से कंट्रोल होता है। अगर आप सर्जरी के बाद ऑन्कोलॉजिस्ट के पास फ़ॉलो-अप के लिए रेफ़र किए जाते हैं, तो उसे ऑप्शन नहीं, ज़रूरत समझें। इस वीडियो का मकसद डर पैदा करना नहीं था। इसका मकसद वक़्त पर सही डिसीज़न की इम्पोर्टेंस समझाना था और अगर आज आपने ये बात समझ ली, तो मुमकिन है कि कल किसी और पेशेंट को दूसरी सर्जरी से बचाया जा सके। इसलिए याद रखिए, ब्रेन ट्यूमर का इलाज तब कंप्लीट होता है, जब हर ज़रूरी स्टेप कंप्लीट हो।